एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। जैसा कि पिछले क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क था कि विद्युत इंस्टॉलेशन में कम से कम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो उसका आंसर था 1 मेगा ओम। उसका आंसर था 1 मेगा ओम। अब हम बात करते हैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आईई रूल पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज को नियंत्रित करना, करंट को बढ़ाना, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना, वायरिंग की लंबाई कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी भवन में विद्युत वायरिंग करते समय स्विच कहाँ लगाया जाना चाहिए? फेज वायर में, न्यूट्रल वायर में, अर्थिंग वायर में, किसी भी वायर में लगाया जा सकता है। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जब भी हम स्विच से कोई उपकरण कंट्रोल करते हैं तो स्विच में हमेशा फेज वायर लगाना चाहिए। स्विच में हमेशा फेज वायर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी फेज से, मान लीजिए कोई उपकरण है यानी कि फैन है, इसमें हम न्यूट्रल वायर से दे दिए और इससे स्विच से हमने फेज दे दिया लाइव वायर यानी कि पी और एन। जब भी हम स्विच को ब्रेक करेंगे, ऑफ करेंगे, तो इस सप्लाई में सिर्फ न्यूट्रल जाएगी, ना कि फेज जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कहीं वायरिंग गलत किया जाता है तो स्विच से न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया जाता है और फेज डायरेक्ट जाता है। तो किसी भी कारण अगर व्यक्ति को अर्थ टच होता है या जमीन से टच होता है तो उसको शॉक लग जाता है। क्लियर। तो आईई रूल के अनुसार हमेशा जो फेज कंट्रोल करते हैं वे स्विच के माध्यम से किया जाता है। क्लियर। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी घर में पंखा और ट्यूबलाइट को किस प्रकार के सर्किट में जोड़ा जाता है? यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं कि घरों की वायरिंग किसमें की जाती है? घरों की वायरिंग किसमें की जाती है? सीरीज सर्किट में, पैरेलल सर्किट में, ओपन सर्किट में, डायरेक्ट कनेक्शन। तो घरों की जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल सर्किट में की जाती है, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर वोल्टेज का मान सेम हो, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर वोल्टेज का मान सेम हो। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आईई रूल पर आधारित है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम जगह मिलेंगे आपको। आईई नियमों के अनुसार 3 फेज वायरिंग में न्यूट्रल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम से कम कितना होना चाहिए? फेज वायर का 25%, फेज वायर का 50%, फेज वायर के बराबर, फेज वायर का 75%। एक वायर का नाम सुने होंगे 3.5 कोर। ध्यान दीजिएगा, कितना? 3.5 कोर। 3 कोर का व्यास जो होता है वो सेम होता है, जबकि 1 कोर का इसका आधा होता है। इस तरीके से उसका डायमीटर आप देखे होंगे। तो फेज वायर का 50% होता है न्यूट्रल वायर, इसी वायर को बोला जाता है 3.5 कोर। क्लियर। और यह यूज किया जाता है संतुलित लोड के लिए। किसके लिए? संतुलित लोड के लिए, क्योंकि संतुलित लोड में न्यूट्रल में जो धारा बहता है वो 0 होता है, इसलिए वो तार पतला बनाया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आईई नियमों के अनुसार किसी भी घरेलू इंस्टॉलेशन में 15 एम्पियर से अधिक क्षमता वाले पावर प्लग के लिए किस प्रकार का सॉकेट आवश्यक है? 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, 4 पिन सॉकेट, किसी भी प्रकार का सॉकेट। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 पिन सॉकेट। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने घरों में कोई भी उपकरण देखिए, पावर यानी कि प्रेस देख लीजिए, इंडक्शन देख लीजिए, फ्रिज देख लीजिए,
कूलर भी देख लीजिए। तो ये सब जो पावर इक्विपमेंट हैं, इस सब में जो उसका पावर प्लग होता है, इसमें 3 पॉइंट होता है। इसमें 3 पॉइंट होता है, 2 सेम होता है और एक मोटा और थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अर्थिंग का होता है। किसका होता है? अर्थिंग का होता है। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोटबुक जरूर बनाते रहिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई नियमों के अनुसार किसी भी विद्युत उपभोक्ता के परिसर में वोल्टेज ड्रॉप अधिकतम कितना होना चाहिए? विद्युत उपभोक्ता के परिसर में, यानी कि लो वोल्टेज। कितना? लो वोल्टेज 250 वोल्ट या 450 वोल्ट। क्लियर? 2%, 3%, 5%, 10%। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 5% वेरिएशन होना चाहिए या वोल्टेज ड्रॉप अधिकतम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। VIS IS 12640 के अनुसार RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कितने मिली एम्पियर लीकेज करंट पर ट्रिप होता है या होना चाहिए? 10 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 मिली एम्पियर। क्लियर? 30 मिली एम्पियर सप्लाई आते ही आरसीसीबी लाइन को ट्रिप कर देती है, वो भी लीकेज करंट। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। VIS IS 1293 के अनुसार घरेलू प्लग और सॉकेट सिस्टम में ग्राउंडिंग पिन का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए? जैसा कि अभी हमने बात किया कि 3 पिन सॉकेट जो है कुछ इस तरीके से होता है। तो ये पूछ रहा है जो मोटा पिन है, अर्थ वाला पिन है, ग्राउंडिंग वाला, तो इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा? इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 mm। तो इसका जो डायमीटर होगा बड़े पिन का, अर्थिंग का, वो 6 mm होता है। क्लियर? हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। VIS IS 694 के अनुसार पीवीसी इंसुलेटेड तारों का अधिकतम स्वीकार्य तापमान कितना हो सकता है? पीवीसी इंसुलेटेड तारों का अधिकतम स्वीकार्य तापमान कितना हो सकता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। VIS IS 3043 के अनुसार अर्थिंग इलेक्ट्रोड का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए? अर्थिंग इलेक्ट्रोड का न्यूनतम व्यास, जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है कुछ इस तरीके से होता है, तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 10 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 25 mm। क्लियर? अब देखिए यहाँ से एक फायदा होगा, ये जो फार्मूला होता है आर समानुपाते 1/a, ये होता है। तो यहाँ से a बराबर लिख सकते हैं πr² लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं r समानुपाते 1/r को लिख सकते हैं d²/2। यानी कि डायमीटर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा धारा उसमें आसानी से ज़्यादा फ्लो हो सकता है। इसीलिए आप अर्थिंग करते हैं कि जो भी लीकेज करंट हो आसानी से वह फ्लो हो जाए। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एमटीसी हमेशा आपको कॉन्सेप्ट देता है, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे, बट आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VIS IS 12640 के अनुसार आरसीसीबी का अधिकतम ऑपरेटिंग समय कितना होना चाहिए? जो आरसीसीबी लगाया जाता है उसका ऑपरेटिंग समय कितना होना चाहिए? अधिकतम 10 मिलीसेकंड, 100 मिलीसेकंड, 30 मिलीसेकंड, 300 मिलीसेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 मिलीसेकंड।
क्लियर, कितना, 30 मिली सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। BIS 732 के अनुसार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अर्थिंग सिस्टम के लिए कौन सा तरीका अधिक उपयुक्त है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अर्थिंग का तरीका कौन सा उपयुक्त है? रोड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, ग्रिड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रिड अर्थिंग। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। VIS 2309 के अनुसार किसी भी बिल्डिंग में लाइटनिंग अरेस्टर यानी कि LA की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बिल्डिंग की ऊंचाई से कम, बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर, बिल्डिंग की ऊंचाई से अधिक, कोई निश्चित मानक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्डिंग की ऊंचाई से अधिक। मान लीजिए एक कोई आपकी बिल्डिंग है, इस पे आपको LA लगाना है, तो LA बिल्डिंग की ऊंचाई से ज़्यादा पे लगाएंगे। क्लियर। और इसको यहाँ पे ग्राउंड होता है, तो ये है आपका LA। ये आपके घरों की सुरक्षा प्रदान करता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मंदिरों को देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा। मंदिर जो आप देखते हैं, मंदिर के ऊपर इस तरीके से एक टापू बना रहता है, इस पे यहाँ पे इस तरीके से कुछ लगा होता है। तो इसी, या कोई आप ईंट का भट्ठा देखे होंगे, तो उसमें भी इस तरीके से एक त्रिशूल लगा होता है, तो ये ग्राउंड होता है। इससे एक वायर आता है जो ग्राउंड रहता है, तो कभी भी बिजली यहाँ पे गिरती है यानी कि सर्ज वोल्टेज प्राप्त होता है, तो इसको नुकसान ना करके डायरेक्ट पृथ्वी में आ जाता है, जहाँ पे वोल्टेज का मान 0 कर देता है। और कहीं कहीं इसका यूज बैटरी चार्जिंग में भी लिया जाता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। BIS 5216 के अनुसार विद्युत उपकरणों के मेंटेनेंस के दौरान कौन सा PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आवश्यक होता है? इंसुलेटेड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, सेफ्टी गॉगल्स, उपयोग सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी जरूरी हैं। PPE किट यही होते हैं। क्लियर। तो PPE का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। VIS 15652 के अनुसार किसी भी औद्योगिक प्लांट में विद्युत फॉल्ट का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? वोल्टमीटर, ऑसिलोस्कोप, इंसुलेशन टेस्टर, मल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंसुलेशन टेस्टर, और इसका दूसरा नाम है मेगर। मेगर में एक जनरेटर होता है, मेगर में क्या होता है, जनरेटर है, और इसको मैनुअल घुमाया जाता है, हाथों से घुमाया जाता है। तो इसका जो RPM होता है 140 से 160 RPM होता है। आप इसको कितना भी तेज घुमाएंगे तो इस स्पीड से ज़्यादा वो नहीं घूमेगा। क्लियर। इसका नाम है इंसुलेशन टेस्टर, और ये जो रेजिस्टेंस मेजर करता है, ये मेगा ओम में उच्च रेजिस्टेंस नापने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। BIS 5216 के अनुसार उच्च वोल्टेज इंस्टॉलेशन में कितनी ऊंचाई पर डेंजर बोर्ड लगाया जाना चाहिए? 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 मीटर। कोई भी पोल है हाई वोल्टेज के लिए ध्यान दीजिएगा, तो इस पे ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर आपको क्या, डेंजर बोर्ड लगाया जाना चाहिए। क्लियर। डेंजर बोर्ड लगाया जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। VIS 1646 के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में फायर अलार्म सिस्टम अनिवार्य रूप से किस वोल्टेज पर कार्य करता है? जो फायर अलार्म सिस्टम लगाया जाता है इलेक्ट्रिकल रूम में, जहाँ भी इंस्टॉलेशन होता है, वो कितने वोल्टेज पे सेटिंग की जाती है, कितने वोल्टेज पे ये कार्य करता है? 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 110 वोल्ट। तो ये ऑपरेट होता है 24 वोल्ट पर। क्लियर। कितने पर ऑपरेट होता है? 24 वोल्ट पर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। BIS
IS 5216 के अनुसार विद्युत उपकरणों का तापमान जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, क्लैम्प मीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, ऑसिलोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जहां भी थर्मामीटर लगेगा उससे आप तापमान नाप सकते हैं। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर से विद्युत उपकरणों का तापमान जांचने के लिए यूज किया जाता है और ये नियम है 1200-5216। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। BIS IS 2551 के अनुसार फायर एग्जिट का संकेत किस रंग में होना चाहिए? हरा पृष्ठभूमि सफेद अक्षर, लाल पृष्ठभूमि सफेद अक्षर, नीला पृष्ठभूमि सफेद अक्षर, पीला पृष्ठभूमि काले अक्षर। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, हरा पृष्ठभूमि सफेद अक्षर। ये आप कहीं भी मॉल में गए होंगे या इलेक्ट्रिकल जो सब स्टेशन या पावर हाउस वो होते हैं वहाँ भी गए होंगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे। तो ये देखिएगा, ये जो इसका बैकग्राउंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इस पे जो लिखा होता है फायर एग्जिट ये होता है आपका व्हाइट कलर का। क्या होता है? व्हाइट कलर का। ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। BIS IS 2551 के अनुसार डेंजर 440 वोल्ट बोर्ड का रंग संयोजन क्या होना चाहिए? लाल पृष्ठभूमि सफेद अक्षर, पीली पृष्ठभूमि काला अक्षर, नीली पृष्ठभूमि सफेद अक्षर, सफेद पृष्ठभूमि लाल अक्षर। कहीं भी आप देखे होंगे तो इस तरीके से डेंजर बोर्ड बना होगा और ये होगा सफेद कलर और इसमें जो इस तरीके से बना होता है ये होता है रेड कलर। क्या? रेड कलर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सफेद पृष्ठभूमि पे रेड कलर डेंजर बोर्ड लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन बाहर हो जाते हैं। यही छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इस तरीके से इस छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत ना करिए और MPC के साथ जुड़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। BIS IS 5216 के अनुसार इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का कार्य करते समय सेफ्टी हेलमेट का कौन सा रंग उच्च वोल्टेज कार्यों के लिए निर्धारित होता है? सफेद, पीला, नीला, लाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। सफेद कलर का अगर हेलमेट पहना है कोई व्यक्ति तो ये समझिए कि वह उच्च वोल्टेज पर कार्य कर रहा है। ये BIS के अनुसार सेफ्टी हेलमेट का कलर उच्च वोल्टेज पर है, सफेद कलर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। BIS IS 5216 के अनुसार हाई वोल्टेज सब स्टेशन में प्रवेश करने से पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? जो आपका स्विच यार्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी स्विच यार्ड होता है इसमें आपको प्रवेश करने से पहले आपको कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे परमिट लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं PTW, परमिट टू वर्क, मतलब कार्य करने के लिए एक परमिट लेना है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम शटडाउन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शटडाउन लेना। परमिट वर्क पे सिग्नेचर करेंगे तभी आपको इसके कैंपस के अंदर यानी कि स्विच यार्ड के अंदर जाके काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो परमिट टू वर्क यानी कि PTW लेना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। जिसको बोलते हैं नॉर्मली शटडाउन या ब्रेकडाउन। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। आई नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज स्तर हाई वोल्टेज श्रेणी में आता है? हाई वोल्टेज श्रेणी 250 वोल्ट से कम, 250 से 650 वोल्ट, 650 वोल्ट से 33 kV, 33 kV से अधिक। तो हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 650 वोल्ट से 33 kV में। अब 250 से कम जो आएगा वो लो वोल्टेज आएगा, 250 से 650 के बीच में जो आएगा ये मीडियम वोल्टेज आएगा और ये आपका हाई वोल्टेज है ही 650 से 33 kV और 33 kV के ऊपर जो आएगा वो EHV आएगा यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप वीडियो जहां से भी देख रहे होंगे तो कमेंट करिएगा जिससे पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है और अगर पहली बार आए होंगे
तो वेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर पहुंचता रहे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को नियंत्रित करने के लिए पावर ग्रिड में कौन सी प्रणाली लागू की जाती है? लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेशन, ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम, रिवर्स पावर रिले। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल LFC पावर ग्रिड में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है LFC। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो आपका होमवर्क होगा। आई नियमों के अनुसार पावर सप्लाई में अधिकतम अनुमत फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना हो सकता है? ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5%। ये आपका होमवर्क है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और एक एक नंबर इकट्ठा कर आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।